धमाकेदार रिफॉर्म अनाउंस किया है जिससे स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और इन्वेस्टर्स की बोरिंग पावर दोनों ही बढ़ सकती है। लोन अगेंस्ट शेयर्स की लिमिट 5x कर दी गई है, जो कि पहले 20 लाख थी, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 1 करोड़। सोच के देखिए, अब एक इन्वेस्टर अपनी इक्विटी को बिना बेचे ही ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अनलॉक कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक डबल एज स्वॉर्ड? इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी इस रिफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है और कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर और स्टॉक इसमें इंपैक्ट हो सकते हैं। रिफॉर्म से क्या चेंजेस आए उससे पहले समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या था, कैसे फंक्शन करता था। पहले बैंक्स इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का लोन देते थे। मतलब अगर आपके पास 2 करोड़ के भी शेयर्स है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख तक का ही लोन प्रोवाइड कर सकती थी। प्लस वहीं आईपी फाइनेंसिंग की लिमिट वहां पे 10 लाख पर इंडिविजुअल की थी। बट वहीं रिफॉर्म के बाद क्या चेंज आएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में, आइए जानते हैं। लोन अगेंस्ट शेयर्स यानी कि LAS की लिमिट अब 1 करोड़ कर दी गई है। आईपी फाइनेंसिंग की लिमिट जो कि पहले 10 लाख थी, इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। मतलब सिंपल टर्म्स में बात करें तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी और दूसरा लीवरेज दोनों ही ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और आईपी फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि LAS यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी होता क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। सपोज आपके पास रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे क्वालिटी स्टॉक्स हैं। आप उन्हें कोलेटरल के तौर पे किसी बैंक या फिर NBFC के पास प्लेज कर देते हैं। उसके बदले आपको उसकी मार्केट वैल्यू का 50% तक का लोन मिल सकता है। मतलब अगर आपके पास 50 लाख तक के शेयर्स हैं तो आपको लोन मिल सकता है नियरली अबाउट 25 लाख का। ये लोन आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो या फिर वो पर्सनल फंडिंग। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने शेयर्स बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब कैपिटल भी आपके पास और शेयर्स की ओनरशिप भी। वहीं जब भी मार्केट गिरता है तब बैंक मार्जिन कॉल रेज करता है। इसका मतलब ये, या तो आप अपने पैसे वापस करो जो भी आपने आज लोन लिए हैं, या फिर अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर्स प्लेज करो। और इसी वजह से इस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अब समझते हैं कि इस रिफॉर्म से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं RBI के इस रिफॉर्म के बाद हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। इन्वेस्टर्स फंड्स की नीड को फुलफिल करने के लिए अपने शेयर्स को बेचेंगे नहीं, रादर वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेके ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं एज पर देयर अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दूसरा एडवांटेज है, बोरिंग पावर बढ़ जाएगी। HNIs और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए लीवरेज के ऑप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मतलब वो कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लीवरेज ले सकते हैं। थर्ड है, आईपी फाइनेंस लिमिट बढ़ने से दोनों ही, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर HNI इन्वेस्टर्स हो, दोनों का पार्टिसिपेशन प्राइमरी मार्केट्स में काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट एडवांटेज ये रिफॉर्म लेके आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत मेजर है हमारे बैंकिंग और NBFC सेक्टर के लिए। NBFC और बैंक्स के लिए एक नया बिजनेस मॉडल है। लास्ट सेगमेंट में, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सेगमेंट में, दोनों ही कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा पेस से बढ़ते जाएंगे। एक मेजर एडवांटेज जो मुझे लगता है इस रिफॉर्म के आने के बाद से होगा, वो है कैपिटल मार्केट और डीपन होगी। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेडिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्टिव होंगी, और ये सब मिलके एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट करता है फॉर आवर एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो समझ लेते हैं कि इस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की लिमिट को बढ़ जाने से इन्वेस्टर्स और बैंकिंग सेक्टर पे क्या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा, वो है ओवर लीवरेज रिस्क। ज्यादा लिमिट होने की वजह से इन्वेस्टर्स अननेसेसरी रिस्क ले सकते हैं, जो कि उनके पोर्टफोलियो के लिए प्लस उनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए सही नहीं होगा। सेकंड डिसएडवांटेज या फिर सेकंड ड्रॉबैक इस रिफॉर्म का होगा कि मार्केट अगर गिरता है तो क्या? अगर मार्केट गिरता है तो आपके कोलेटरल शेयर्स की वैल्यू भी डाउन होगी। अब इसका मेजर इंपैक्ट आएगा, जब भी मार्केट डाउन होगा, कोलेटरल की वैल्यू गिरेगी तो बैंक रेज करेगा मार्जिन कॉल। और तो जब इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा शेयर्स नहीं होंगे प्लेज करने के लिए या फिर अपना फंड वापस करने के लिए, तब वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, फोर्स लिक्विडेशन। फोर्स लिक्विडेशन मतलब बैंक्स कंपेल करेगा इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को बेचने के लिए। तो प्रोबेबली किस प्राइस पे एंटर किया है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, वो सब यहाँ पे फोर्स लिक्विडेशन की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, बैंक्स के लिए क्रेडिट रिस्क एक मेजर रिस्क है। एक मेजर रिस्क है कि जब बोरोवर्स डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक्स के NPAs बढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं बैंक के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। तो अगर इस रिफॉर्म को ओवरऑल एनालाइज करें तो एक तरफ लिक्विडिटी की अपॉर्चुनिटी है, वहीं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। मतलब इस रिफॉर्म की ओवरऑल एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, बट वहीं उसके साथ आते हैं हिडन रिस्क्स।
ओवरऑल ये रिफॉर्म शायद इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो। उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बूस्ट होगी और सिर्फ ऐसे एक रिस्क है, दैट इज द अनसर्टेनिटी रिस्क, राइट। मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। बट अब बात करते हैं इस रिफॉर्म से मेजर सेक्टर्स और कौन कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक पे कौन सा इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर पे, तो इन सेक्टर्स के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंड इम्पैक्ट आएगा ब्रोकरेज और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी कंपनीज लिस्टेड है इन द फील्ड ऑफ ब्रोकिंग एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, इस पे आप फोकस करके चल सकते हैं। थर्ड इम्पैक्ट जो है वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो है हमारी डिपॉजिटरीज पे। तो डिपॉजिटरीज इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा फ्रॉम द ओवर प्लेजिंग प्रोसेस। तो जब भी इन्वेस्टर्स प्लेज करेंगे अपने शेयर्स तो एक इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है डिपॉजिटरी साइड पे भी। फोर्थ सेक्टर या फोर्थ सेगमेंट जिस पे हमें फोकस करना है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ही अच्छे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उन पे हम फोकस करके चल सकते हैं। उसका एक बेसिक रीजन है, लोग ज्यादा से ज्यादा इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए प्लेज करना ज्यादा इजी हो जाता है। ये ऑन द होल एक इकोसिस्टम को, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। तो ये बात थी कौन से सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा। अब मैं बताने वाली हूँ कि एज एन इन्वेस्टर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ड्यू टू द चेंज इन रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है उसको एक डिसिप्लिन तरीके से ही यूज करना है। लैस को यूज करें ओनली फॉर इमरजेंसी फंड या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अगर आपको नीड है तब आप यूज करिए। अननेसेसरी चीजों के लिए बिल्कुल भी मत यूज करिए। ओवर लीवरेज से बचो, सिर्फ उतना ही लोन लो अगेंस्ट सिक्योरिटी जितना आप रीपे कर पाओ। एक इनडेफिनेट रिस्क लेना एक इन्वेस्टर के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगा। कोलेट्रल को वाइजली चूज करो, क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स को ही चूज करो, वोलेटाइल स्मॉल कैप से फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट इज मार्जिन को बफर में रखो, हमेशा मार्जिन फंड या फिर एक्स्ट्रा अनप्लेज्ड शेयर्स को मार्जिन कॉल के लिए होल्ड करके रखो। अगर इस रिफॉर्म को, इस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की लिमिट को सही तरीके से यूज किया जाए तो ये इन्वेस्टर के लिए शायद एक गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। लेकिन वहीं रेकलेस इन्वेस्टर की बात करी जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। तो दोस्तों आरबीआई का ये मेजर स्टेप स्टॉक मार्केट के लिए एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मुझे तो लगता है कि आरबीआई का ये रिफॉर्म कैपिटल मार्केट्स के लिए एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है अगर उसको वाइजली यूज किया जाए। आपके क्या थॉट्स हैं इस रिफॉर्म को लेके और इस रिफॉर्म से क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।